Hi learner, in this video we are going to introduce ourselves to the algorithm. So this series is all about introduction to algorithm. तो इसमें हम लोग जानेंगे कि algorithm का definition क्या होता है, property क्या होता है, कुछ example लेंगे और steps क्या होता है जिस steps को follow करके हम algorithm को तैयार करते हैं और finally हम लोग जानेंगे कि developer का क्या role होता है industry में, tester का क्या role होता है industry में और business analyst कोई भी MBA करके business analyst का काम करता है उसका क्या role होता है इंडस्ट्री में और कोडर जो होता है जो कोडिंग करता है उसका क्या काम रहता है कोडिंग का, वो कैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके एल्गोरिथम को वो इम्प्लीमेंट करता है, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे और लेट अस एक्सप्लोर टुगेदर इन दिस वीडियो कि एल्गोरिथम है क्या. सो वी शुड स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम. देखते हैं एल्गोरिथम होता क्या है. मानो कोई प्रॉब्लम पी है हमारा, तो उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन होगा. तो किसी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकता है. ठीक है, तो मानो कि ये प्रॉब्लम पी के लिए हमारे पास सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 3 है, n सॉल्यूशंस है. किसी इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास n सॉल्यूशन है. तो अगर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एल्गोरिथम है. उस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए वो सॉल्यूशन दिया उस प्रॉब्लम का. अगर किसी प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि उसके लिए कोई एल्गोरिथम है ही नहीं, क्योंकि एल्गोरिथम अगर रहेगा तो उस एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे तो वो सॉल्यूशन दे देगा. तो मेन स्टार्ट यहीं से करते हैं हम लोग कि प्रॉब्लम है, अगर सॉल्यूशन है तो एल्गोरिथम है. अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो हमारे पास एक से ज़्यादा एल्गोरिथम है उस प्रॉब्लम के लिए. मानो यहाँ पे n सॉल्यूशन है, n डिफरेंट सॉल्यूशन है, तो n डिफरेंट एल्गोरिथम है हमारे इस प्रॉब्लम के लिए. ठीक है, चलो इस वीडियो में हम कौन सा सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं. पहला हम लोग डेफिनेशन पे चलेंगे, एल्गोरिथम का डेफिनेशन क्या होता है, और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल में ही उस डेफिनेशन का हर चीज को अच्छे से समझेंगे. एक्चुअली एग्जाम्पल के थ्रू ही डेफिनेशन को समझेंगे. ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हुआ, एग्जाम्पल देख लेंगे और एग्जाम्पल जब खत्म हो गया तो फिर हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी पे. थर्ड कि एल्गोरिथम का प्रॉपर्टी क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ही डिसाइड करता है कि एल्गोरिथम जो आप जो राइट किए हो किसी भी प्रॉब्लम के लिए, अगर वो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो वो वैलिड एल्गोरिथम है, अगर नहीं कर रहा है तो इनवैलिड एल्गोरिथम है. तो प्रॉपर्टी तो बहुत सारा होगा, लेकिन जो जो मेजर प्रॉपर्टी होगा वो डिस्कस करेंगे. तो ये थर्ड हुआ. और थर्ड के बाद हम लोग लास्ट चलेंगे. यहाँ तक मुझे पता चल गया, चलो वैलिड एल्गोरिथम अब हो गया, लेकिन कैसे डिजाइन करेंगे वो एल्गोरिथम को कि वैलिड एल्गोरिथम हो. तो उसके लिए एक लास्ट है हमारा फोर्थ पार्ट कि स्टेप्स टू डिजाइन एल्गोरिथम. ठीक है, कुछ कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो हमारा एल्गोरिथम डिजाइन हो जाता है. तो उसमें 6 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो हमारा एल्गोरिथम डिजाइन हो जाता है उस प्रॉब्लम के लिए. और इसमें ये है, देखो आप चाहो तो ये स्टेप्स को फॉलो करो या ना करो. अगर नहीं करोगे तो आप रैंडमली अगर एल्गोरिथम बनाते हो तो वो गारंटी नहीं लेगा कि वो एल्गोरिथम प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा. लेकिन अगर ये स्टेप्स को आप फॉलो करते हो और यहाँ से अगर एल्गोरिथम को डिजाइन करते हो तो वो गारंटी लेगा कि आपका वो एल्गोरिथम का प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा. और जो भी एल्गोरिथम अपने एल्गोरिथम के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसे बोलते हैं वैलिड एल्गोरिथम. अगर नहीं कर रहा प्रॉपर्टी को फॉलो तो उसे बोलते हैं इनवैलिड एल्गोरिथम. ठीक है, इनवैलिड एल्गोरिथम. तो इसलिए स्टेप्स टू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्स टू डिजाइन एल्गोरिथम. अब इसमें जो टोटल 6 स्टेप्स है, अब इसमें हमें पता चलेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट का नाम डा पड़ा है, डा हो या अडा हो, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, ये नाम कैसे आया, ये 6 स्टेप्स को पूरा पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा. एक्चुअली ये सेकंड स्टेप और सिक्स्थ स्टेप, यही 2 स्टेप को हम लोग पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में है. बाकी 1 3 4 5 ये हमें नहीं पढ़ना है, बस जान लेना है ऊपर ऊपर क्या होता है. लेकिन ये 2 स्टेप को पूरा पढ़ना है, यही है हमारा सब्जेक्ट यहीं पे. तो ये सेकंड स्टेप जो है ये हमारा कि डिजाइन स्ट्रेटजी पे बात करते हैं. यहाँ पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रेडी एल्गोरिथम, फिर बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, ये टोटल डिजाइन स्ट्रेटजी होता है, तो उसके बारे में पढ़ाई करते हैं. और ये सिक्स्थ पार्ट जो है ये एनालिसिस पार्ट है. यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ जो भी है लूप के बारे में, ये सारा चीज जो भी बेसिक है ये सब एनालिसिस पार्ट में पढ़ते हैं. तो यही 2 हमारे सिलेबस में, इसलिए इसका नाम ये है. यहाँ पे है डिजाइन एनालिसिस, सॉरी डिजाइन स्ट्रेटजी, और यहाँ पे एनालिसिस, तो वहीं से आ गया अडा. तो ये पढ़ाई करेंगे, इस सीक्वेंस में हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे. तो पहले आते हैं डेफिनेशन पे, एल्गोरिथम का डेफिनेशन पे. तो ये बोलता है
कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। ये देखो हमारा कीवर्ड है यहाँ पे, पहला कीवर्ड है कि कॉम्बिनेशन है पहला कीवर्ड, और सेकंड कीवर्ड है हमारा सीक्वेंस। ये मेरा सीक्वेंस सेकंड जो भी कीवर्ड मैंने उसे ग्रीन में लिखा है, तो सेकंड है सीक्वेंस, थर्ड है हमारा फाइनाइट स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट होना चाहिए, और इट शुड सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये हमारा डेफिनेशन है। देखो अभी समझ में आया नहीं आया आई डोंट नो, बट एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं एक एक कीवर्ड को आप अलाइन करके आपको बताऊंगा वो एग्जांपल के साथ, तो आपको अच्छे से फिर से इस जो भी दिया हुआ है अभी डेफिनेशन, इसे फिर से पढ़ेंगे एग्जाम्पल को होने के बाद फिर से ये डेफिनेशन को एक बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। तो अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं एल्गोरिथम को समझने के लिए। तो एग्जांपल है चाय बनाना, टी मेकिंग। तो टी मेकिंग के लिए क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, कुछ स्टेप्स रहेगा, उस स्टेप्स को फॉलो करो, उस प्रोसीजर को फॉलो करो तो आपका टी बन जाएगा। तो क्या क्या है वो जो प्रोसीजर को जो फॉलो कर रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट वी आर फॉलोइंग, मीन्स वी हैव एल्गोरिथम फॉर दैट, फॉर मेकिंग टी। तो एल्गोरिथम क्या लिख सकते हैं, देखो ये एक रियल टाइम एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि आपको समझ में आए। तो मानो कि टी मेकिंग, मेरी ये टी एम है मेरा टी मेकिंग। तो पहला स्टेप क्या हो सकता है कि आप पानी को गर्म करोगे, बॉयल वाटर। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आप चाय पत्ती उसमें ऐड करोगे, ये सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप क्या होगा कि आप उसमें अदरक डालो या इलायची डालो, ये थर्ड स्टेप हुआ। और फोर्थ स्टेप क्या है कि आप उसमें मिल्क डालो, दूध को डालो। एंड वन लास्ट स्टेप होगा कि आप उसमें शुगर डालो, चीनी डालो। तो ये 5 स्टेप मिला नहीं, ये 5 स्टेप मिलके 1 2 3 4 5, ये हमारा आउटपुट क्या देगा, ये हमारा आउटपुट देगा कि हमारा चाय बन के रेडी हो गया, मेरा टी ये मेरा रेडी हो गया, ये मेरा रेडी हो गया। तो मेरा प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था कि चाय बनाना, और कुछ स्टेप्स को फॉलो किया गया और मेरा चाय बन के रेडी हो गया, राइट। तो ये जो डेफिनेशन है एल्गोरिथम का कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो पहला कीवर्ड जो हमारा कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन का मतलब यही हुआ कि हमारे पास कोई भी अननेसेसरी स्टेटमेंट ना हो। मानो एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम ऑयल ऐड कर रहे हैं, एक स्टेप ये भी कि ऑयल ऐड कर दो चाय बनाने में, तो ये क्या, ये तो चाय बनाने को बिगाड़ देगा ना ये स्टेटमेंट। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया कि आप ऐसा स्टेटमेंट डालो, इतना ये ऐसा स्टेप उसमें ऐड करो, रहना चाहिए हमारे एल्गोरिथम में, जो हमारे सॉल्यूशन में हेल्प करे, ना कि उस सॉल्यूशन को बिगाड़ दे। तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स होना चाहिए। ये है मेरा पहला कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड है हमारा सीक्वेंस, कि जो भी स्टेप्स है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। पहले 1, फिर 2, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। कुछ कुछ स्टेप्स आगे पीछे हो सकता है, बट मोस्टली 90 to 95% स्टेप्स ऑर्डर में होना चाहिए, और 1 to 5% स्टेप्स का आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है, चल सकता है। तो ये हमारा सेकेंड कीवर्ड था सीक्वेंस। थर्ड कीवर्ड है हमारे पास फाइनाइट स्टेप्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5, हमारे पास कितना स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। 5 क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हुआ ये। तो ये मेरा थर्ड कीवर्ड था, फाइनाइट स्टेप्स। और फाइनली जो भी स्टेप्स को फॉलो किए तो वो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ये देखो टी बन के रेडी हो गया। तो ये कि प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो चुका है। कोई भी ऐसा एल्गोरिथम जो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, तो वो वैसा एल्गोरिथम का कोई यूज नहीं है ना। तो देखो ये जो स्टेप्स है ना, यहाँ पे ये जो हमारा स्टेप्स है, ये जो हमारा स्टेप्स है ना, ये 5 स्टेप्स, ये हमारा है क्या, ये मेरा एल्गोरिथम है। क्या चीज के लिए, चाय बनाने का एल्गोरिथम है। तो आप अब आप समझ सकते हो एल्गोरिथम होता क्या है। ये मैं एक रियल टाइम एग्जांपल लिया। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं जो हमारा एल्गोरिथम में है। मान के चलो कि एडिंग 2 नंबर, 2 नंबर को ऐड करना है। तो प्रॉब्लम है हमारे पास
कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो इसके लिए एल्गोरिथम लिखते हैं, इसका एल्गोरिथम लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं हम, क्या हो सकता है। तो ATN, एडिशन ऑफ टू नंबर। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स रहना चाहिए और सीक्वेंस में रहना चाहिए, और क्या फाइनाइट टाइम ये कॉम्बिनेशन रहना चाहिए प्रॉपर स्टेप्स का, और हमारा सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम को। पहला, टेक एनी टू नंबर, ये पहला स्टेप है कि दो नंबर ले लो। मान के चलो मैंने दो नंबर लिया A और B। सेकेंड है कि ऐड A एंड B एंड स्टोर इन C। तो ये बोल रहा है कि A B को ऐड करो, A और B को ऐड करो, और जो भी रिजल्ट आता है उसे C में स्टोर कर दो। स्टोर मतलब क्या होता है, स्टोर करना मतलब क्या हुआ कि मेमोरी से उठाओ, सॉरी मेमोरी में राइट करो, दैट इज स्टोर। मेमोरी से उठाना दैट इज लोड। तो मेमोरी में आपको राइट करना है, दैट इज स्टोर। और फाइनल क्या करना है, जो भी C का वैल्यू आया उसे आप राइट कर दो। मान के चलते हैं कि A का वैल्यू हमारे पास 2 है और B का वैल्यू हमारे पास 3 है। तो 2 + 3 क्या हुआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 + 3 क्या है, 5 है। तो C का वैल्यू 5 है, और ये जो यहाँ पे राइट किए फाइनली, तो C का वैल्यू 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था कि दो नंबर को ऐड करना था। तो ये इसका आउटपुट क्या दे रहा है, हमारा ये आउटपुट दे रहा है कि दो नंबर का 5 दे रहा है आउटपुट। तो ये मेरा आउटपुट दिया 5। तो ये जो मेरा प्रोसीजर है, यही है हमारा एल्गोरिथम। ये जो 3 स्टेप्स को ये फॉलो किए ना, यही हमारा एल्गोरिथम है। क्या चीज के लिए एल्गोरिथम है, ये दो नंबर को ऐड करने का, ये हमारा एल्गोरिथम था। तो अब हम एल्गोरिथम के डेफिनेशन में फिर से चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड था कि कॉम्बिनेशन प्रॉपर, ये कॉम्बिनेशन यहाँ बात करें तो देखो हमारा ये स्टेप है, दूसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप है। कोई भी ऐसा स्टेप यहाँ पे लिखे हैं क्या जो ऐड को, दो नंबर को ऐड नहीं कर, दो नंबर को ऐड करने में हेल्प नहीं कर रहा है। दो नंबर को लेना पड़ेगा A एंड B को, फिर ऐड कर रहे हैं, फिर राइट कर रहे हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों नेसेसरी है। कोई भी अननेसेसरी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ। सेकेंड था हमारा कि सीक्वेंस में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, ये सेकेंड कीवर्ड था। तो ये देखो, ये हमारा इन ऑर्डर होना चाहिए। ये मेरा स्टेप्स जो है ये इन ऑर्डर होना चाहिए। पहले दो नंबर को लो, फिर दोनों को ऐड करके स्टोर करो, और फिर उसको राइट करो C को। अगर मानो कि पहले दूसरा होता, तो बोलता कि ऐड A एंड B एंड स्टोर इन C, तो भाई A एंड B आया कहाँ से, A एंड B को पहले लेना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ये, फिर ये, फिर ये, समझ रहे हो, ऑर्डर में होना चाहिए। 1-2% आगे पीछे हो सकता है। थर्ड था फाइनाइट स्टेप्स। थर्ड था हमारे पास फाइनाइट स्टेप्स, ये थर्ड कीवर्ड था। तो फाइनाइट स्टेप्स मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे कितने हैं, 3 है, 3 ही है ना। और 3 क्या है, ये फाइनाइट नंबर है, ये फाइनाइट है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड कीवर्ड था फाइनाइट। और लास्ट है इट शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ये जितना भी स्टेप्स को हम फॉलो किए, तो हमारे दो नंबर को ऐड किया। अगर ये दो नंबर को ऐड ना करता तो ये फिर एल्गोरिथम कोई यूज नहीं था ना, इस एल्गोरिथम कोई यूज नहीं है। तो फाइनली हम कोई भी एल्गोरिथम क्यों फॉलो करते हैं, हमें वो आंसर लाके दे, हमारा वो सॉल्यूशन दे। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जो एक बुक वाला एग्जाम्पल था। अब आते हैं कि एल्गोरिथम नाम आया कहां से, इस पे बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुआ था, उनका नाम था मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी नाम था। और ये रहने वाला था तभी सेंट्रल एशिया का रहने वाला था, ये सेंट्रल एशिया। अभी वो जगह को अभी हम उज्बेकिस्तान बोलते हैं। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में है। तो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था ये, उज्बेकिस्तान का। तो यूरोपियन पीपल ना इनके नाम को का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे थे। यूरोप के लोग इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे थे। तो वहां से ही एल्गोरिथम नाम आया। अल ख्वारिज़मी के नाम से ही ये लोग एल्गोरिथम बोलने लग गए। तो ये जो मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी था, ये मैथमेटिक्स में काम किया, अपना एस्ट्रोनॉमी में काम किया, ज्योग्राफी में काम किया, और ही हैज रिटन वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक ऑन अलजेब्रा, अल ख्वारिज़मी। और इसके नाम से ही एल्गोरिथम
हम लोग अभी नाम अलगोरिथम इसके नाम से आया है। तो ये बस ओवरव्यू मैंने बता दिया, जरूर नहीं था, लेकिन चलो ठीक है, जान जाओ अलगोरिथम का नाम कहाँ से आया। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अलगोरिथम पे। तो पहला प्रॉपर्टी है कि अलगोरिथम शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट टाइम। तो फाइनाइट टाइम के बाद ये बोल रहा है कि अलगोरिथम को टर्मिनेट कर जाना चाहिए। तो ये मेरा पहला प्रॉपर्टी है। अब देखो डेफिनेशन का बात करें, अगर अलगोरिथम के डेफिनेशन का बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। देखो ये फाइनाइट स्टेप्स है, यहाँ पे ये फाइनाइट टाइम नहीं बोल रहा है। डेफिनेशन में दिया हुआ है फाइनाइट स्टेप्स लगेगा, और प्रॉपर्टी ऑफ अलगोरिथम बोल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ अलगोरिथम बोल रहा है कि इट शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट टाइम। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे ना फाइनाइट टाइम फाइनाइट स्टेप्स में कंफ्यूज कर रहा है। अधिक को कुछ को लगता होगा कि फाइनाइट स्टेप्स है अगर तो फाइनाइट टाइम ही होगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा फाइनाइट स्टेप्स है, इट डज नॉट इम्प्लाइज फाइनाइट टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। मानो कि एक प्रोग्राम लिखते हैं, while true, और right now don't go for the syntax. Okay, I'm not teaching you any C programming, I'm just teaching you algorithm. So I just want to focus you on the concept, not on the syntax. So while true and it is written like printf मानो हमारा हाई है लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये देख, 1 मतलब ट्रू होता है, 0 मतलब फॉल्स होता है, ये पता होगा, ये बेसिक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें, या अलगोरिथम, चलो अलगोरिथम बोलते हैं, अभी पता नहीं अलगोरिथम है या प्रोग्राम है, मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि प्रोग्राम और अलगोरिथम में क्या डिफरेंस होता है। अभी लेके चलते, मानते हैं अलगोरिथम है, मानो ये अलगोरिथम है, तो अलगोरिथम में क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए। यहाँ ये स्टेप्स बोलो या स्टेटमेंट बोलो, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये मेरा स्टेटमेंट है। ओके, ओनली वन स्टेटमेंट वी हैव। ये जो वाइल है ना, ये तो मेरा लूप है, ये लूप है हमारा, ये स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज नॉट स्टेटमेंट, वी हैव ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज printf i। तो अब देख, वन स्टेटमेंट है, ये वन स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट है क्या मेरे पास, फाइनाइट है, ये फाइनाइट स्टेटमेंट है, वी हैव फाइनाइट स्टेटमेंट। So now tell me, does this statement implies finite time? Finite time? Use your common sense and tell me one thing, कि ये finite statement imply कर रहा है क्या finite time? क्योंकि while true है, तो ये क्या था, ये कंडीशन है ना, कंडीशन चेकिंग होता है while में। ट्रू है तो अंदर आओ, अंदर आए तो ये हाई को प्रिंट करेगा, और ये मेरा इनफाइनाइट लूप तक चलता रहेगा। प्रिंट हाई 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 प्रिंट किया, फिर से आया, चेक किया, वाइल ट्रू चेक किया, हाँ अंदर आया हाई, फिर से गया, फिर ये चलता रहेगा। तो इनफाइनाइट टाइम के लिए ये चल रहा है। तो फाइनाइट स्टेटमेंट तो है हमारे एल्गोरिथम में, लेकिन वो फाइनाइट टाइम नहीं ले रहा है, वो इनफाइनाइट टाइम ले रहा है। तो इसलिए ये हमारा, ये जो है, ये जो हम लिखे हैं, दिस इज नॉट एल्गोरिथम, इट इज नॉट एल्गोरिथम, इट इज नॉट एल्गोरिथम, this is program, this is a program। तो प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम में पहला प्रॉपर्टी यही है कि इट शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट टाइम, लेकिन डेफिनेशन में है कि फाइनाइट स्टेप्स होता है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी बात है, ये दिया है कि एल्गोरिथम शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, कम से कम एक आउटपुट तो ये प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम एल्गोरिथम तैयार किए हो किसी प्रॉब्लम के लिए और वो आउटपुट ना दे। डेफिनेशन में बोला इट शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो जीरो आउटपुट दे रहा है, अगर वो सॉल्यूशन नहीं सॉल्व कर रहा है इसका मतलब, तो फिर वो एल्गोरिथम को हम क्यों चूज करेंगे अपने प्रॉब्लम के लिए। तो
ये वाला जो है प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी यही है एल्गोरिथम का कि इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। चलो आगे चलते हैं। थर्ड है इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या हुआ कि टाइम टू टाइम ये हर इनपुट के लिए अपना आउटपुट को चेंज ना करे। ये डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये हुआ कि अगर 9 बजे किसी इनपुट के लिए आउटपुट अगर ए के लिए आउटपुट अगर बी है तो 2 घंटे बाद 11 बजे वही ए के लिए आउटपुट बी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस आउटपुट उस ए के लिए आउटपुट अब सी दे रहा है या डी दे रहा है। मतलब टाइम के साथ साथ सेम इनपुट के लिए आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है तो बोलेंगे वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो बोलेंगे वो डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है। टीओसी में तुम पढ़े होगे डीएफए और एनएफए, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, वहीं का है ये डिटर्मिनिस्टिक। तो कहता है कि एल्गोरिदम हमारा डिटर्मिनिस्टिक नेचर का होना चाहिए, टाइम के साथ वो अपना इनपुट हर किसी एक इनपुट के लिए आउटपुट को चेंज ना करे। ठीक है, ये हमारा थर्ड था प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि एवरी स्टेटमेंट और स्टेप्स शुड बी इफेक्टिव। अगर ये इफेक्टिव है तभी हमारा एल्गोरिदम इफेक्टिव एल्गोरिदम कहलाएगा। मानो ये प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो किया, मानो इफेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एल्गोरिदम नहीं है, एल्गोरिदम है वो, बट वो इफेक्टिव एल्गोरिदम एल्गोरिदम नहीं बनेगा। अगर हमारा हर स्टेटमेंट या हर स्टेप्स इफेक्टिव है तो हमारा एल्गोरिदम इफेक्टिव बनेगा। ये मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी था। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये बोलता है कि एल्गोरिदम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही बात है, मतलब कि एल्गोरिदम को सीखने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए क्या? ऐसा नहीं है। कहते हैं ये इसलिए ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि एल्गोरिदम इज नथिंग इट इज अ जेनरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जेनरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब आपको एल्गोरिदम आ रहा है यानी कि आपका लॉजिक क्लियर है। आपका एल्गोरिदम आ रहा है यानी कि आपका लॉजिक क्लियर है, और लॉजिक क्लियर है तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स को समझो, सिंटेक्स को सीखो, उसके सिंटेक्स को सीखो, तो एल्गोरिदम चाहिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, समझ लो एक तरह से, क्योंकि आपका लॉजिक पहले क्लियर होना चाहिए। और लॉजिक क्लियर हो गया तो सिंटेक्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीख लो, आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया। तो इसलिए एल्गोरिदम को सीखने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जरूरत नहीं है। ये चीज को थोड़ा सा समझो। मैं एक कुछ और बताना चाह रहा हूं इसके बारे में यहाँ पे, वो ये कि ये देखो, ये एल्गोरिदम को हम ना कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मतलब हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, हम हिंदी में लिख सकते हैं, हम हिंदी में लिख सकते हैं, या हम अपना लोकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपना लोकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं एल्गोरिदम को। ठीक है, लेकिन क्या अब इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे क्या है, हमको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है ना, ये हमारे लिए है, ये ह्यूमन ब्रेन के लिए बना हुआ है, ये ह्यूमन ब्रेन के लिए बना हुआ है, ये कंप्यूटर्स के लिए नहीं है। मतलब कंप्यूटर्स के लिए है, बट हम लोग को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कंप्यूटर्स को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प लेके। तो हमारे ब्रेन के लिए ये एल्गोरिदम है, ये लॉजिक है। तो इसके लिए हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना हो या पता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इट इज इंडिपेंडेंट, समझ गए? तो इसलिए बोलते हैं कि एल्गोरिदम इज जेनरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि आप एल्गोरिदम सीख लो, उसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, क्योंकि आपका लॉजिक क्लियर है। आप बस उस जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो उसका बस सिंटेक्स को सीख लो, दैट्स इट। तो ये मेरा फिफ्थ प्रॉपर्टी था। एक लास्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि एल्गोरिदम मे टेक और may not take input और may not take input। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कि देखो आउटपुट में क्या दिया हुआ था कि एल्गोरिदम शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो कुछ आउटपुट ना दे। लेकिन इनपुट का अगर बात करें तो हो सकता है कि एल्गोरिदम इनपुट नहीं ले, कोई इनपुट ना ले, फिर भी वो आउटपुट देगा। एग्जाम्पल बात करें जो कि इनपुट नहीं लेता है, जिसमें कोई भी इनपुट नहीं लेता है। मानो ये वाला एग्जाम्पल मे नॉट टेक इनपुट है ना, इसका अगर बात करें, इसका अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो क्या होगा कि जैसे मानो मेन
हमारा मेन फंक्शन जो है जहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, तो ये देखो इनपुट कुछ ले नहीं रहा है ना, यहाँ पे कोई इनपुट नहीं लिया है। अगर हम ये एग्जांपल बात करें भी एडिशन ऑफ टू नंबर, हमारा जो था यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर था ना, देखो एडिशन ऑफ टू नंबर यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं डाले थे, ठीक है। वो बाद में अंदर में जाके वो इनपुट लिया है अलग बात, बट जब हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ तो कोई इनपुट नहीं लिए यहाँ पे, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, मानो काउंटिंग, कोई भी काउंटिंग रैंडम नंबर्स, अगर एग्जांपल ले लो कि काउंटिंग एनी रैंडम नंबर, हाँ, तो ये एग्जांपल, ये इस एल्गोरिथम के लिए हमें क्या कोई इनपुट चाहिए क्या? नहीं, आप काउंटर को चला दो तो आपको काउंट करके दे देगा। तो ये सब सारा एग्जांपल मैंने बताया आपको कि ऐसा एल्गोरिथम जिसमें कोई भी इनपुट का जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, हो सकता है कोई और सारा एल्गोरिथम इनपुट ले रहा है, हाँ, तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है कि एल्गोरिथम मे टेक इनपुट और मे नॉट टेक इनपुट। चलो, तो ये मेरा प्रॉपर्टी खत्म हो गया। देखो और भी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो भी मेजर प्रॉपर्टी था मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जो भी मेजर प्रॉपर्टी था वो डिस्कस हो चुका है। अब प्रॉपर्टी हो गया, अब एक लास्ट है, वो है स्टेप्स टू डिजाइन आवर एल्गोरिथम। अब देखते हैं स्टेप्स टू डिजाइन एल्गोरिथम फॉर गिवन प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम अगर दिया हुआ है तो उसके लिए एल्गोरिथम जो डिजाइन करते हैं तो उसका कुछ स्टेप्स होता है। तो पहला स्टेप्स है हमारा, वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन। ये पहला स्टेप्स है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसमें क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को पहले अच्छे से समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। मानो कि आपको एग्जाम देते हो तो उसमें क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहते हैं कि आंसर जो है क्वेश्चन में ही लाई करता है। तो आप क्वेश्चन को अगर समझ लेते हो अच्छे से तो 50% काम आपका वहीं खत्म हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे हो तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। आप अगर क्वेश्चन को ही नहीं समझे तो फिर तो आंसर आप कुछ भी लिख दोगे ना, आप उससे रिलेटेड कुछ नहीं लिखोगे। तो क्वेश्चन को कहा जाता है 2 बार पढ़ो फिर आप आंसर को लिखो। सेम चीज है कि आप प्रॉब्लम डेफिनेशन ही मेन है। आपको प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होगा। किसी भी एल्गोरिथम डिजाइन करने से पहले प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम का क्या मांग है। तो मांग क्या है, तो उसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम लेके जो भी आया क्लाइंट, उससे आप पूछो कि आपको कौन सा इनपुट के लिए क्या आउटपुट चाहिए। तो मानो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि इनपुट ए के लिए वो बोला कि आउटपुट 1 आना चाहिए, इनपुट बी के लिए आउटपुट 2 आना चाहिए, इनपुट सी के लिए आउटपुट 3 आना चाहिए, सो ऑन। इनपुट जेड के लिए वो बोल रहा है कि आउटपुट 26 आना चाहिए। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो ये प्रॉब्लम डेफिनेशन के टाइम ही क्लाइंट जो जिसका भी प्रॉब्लम था वो बोला कि ऐसा कुछ एल्गोरिथम बना के दो जो अगर हम इनपुट ए डाले तो आउटपुट 1 आए, अगर हम इनपुट बी डाले तो आउटपुट 2 आए, इस टाइप का। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन। ये इनपुट टू आउटपुट, क्या इनपुट के लिए क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है, इन चीजों को अच्छे से समझना, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, तो और एक बात, अगर प्रॉब्लम डेफिनेशन हमारा क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 100% क्लियर हो गया प्रॉब्लम डेफिनेशन, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आउट ऑफ 100% काम में 50% काम मेरा हो चुका है। मतलब 50% हमारा एल्गोरिथम तैयार हो चुका है सिर्फ प्रॉब्लम डेफिनेशन को समझने से। चलो अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है कि प्रॉब्लम तो कंप्लीट हो गया हमारा कि क्या इनपुट से क्या आउटपुट आना चाहिए, प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझ लिए। अब जो डिजाइनर है, डिजाइनर कौन रहता है? जो डेवलपर का काम करता है किसी भी कंपनी में, जो डेवलपर का काम करता है वही डिजाइनर रहता है। तो जो एल्गोरिथम का डिजाइनर है उसे प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद उससे पकड़ा जाता है और बोलता है भाई ये है प्रॉब्लम, ये और ये बता दिया जाता है ये इनपुट के लिए ये आउटपुट है। तो अब इस प्रॉब्लम के लिए आप एक प्रॉब्लम ये एल्गोरिथम को डिजाइन करो। तो डिजाइनिंग एल्गोरिथम इज नथिंग बट मैपिंग प्रॉब्लम्स इनटू एल्गोरिथम। आप अब है क्या ना कि स्क्रैच से हम नहीं बनाते हैं एल्गोरिथम को, मतलब आप बना सकते हो बट इट विल टेक योर टाइम, इट विल टेक मोर टाइम। और एल्गोरिथम हमारा एफिशिएंट होना चाहिए। 2 मैट्रिक हमेशा काम करता है एल्गोरिथम में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट मैट्रिक।
तो कम टाइम में जो जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, वो ही एफिशिएंट अल्गोरिदम हुआ, वही वही अच्छा अल्गोरिदम हुआ, अच्छा सॉल्यूशन हुआ। तो डिजाइनर का क्या काम है? अब देख, एक क्वेश्चन है कि अल्गोरिदम सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर हम पढ़ रहे हैं अल्गोरिदम सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ। तो ये है कि here we don't write algorithm from scratch for each problem, लिख सकते हैं but it will take time. Algorithm subject already contains some templates. We should know about those templates. तो templates मतलब कि algorithm design जो पहले से है, हमारा साइंटिस्ट लोग बहुत सारा अपना टाइम देके, अपना एक्सपीरियंस से बहुत सारा algorithm को डिजाइन कर चुका है। सारा प्रॉब्लम के लगभग सारा प्रॉब्लम के लिए एक बहुत सारा algorithm पहले से डिजाइन किया हुआ है। तो algorithm डिजाइनर जो होता है वो कुछ करता नहीं, वो शुरू से कुछ नहीं करता है। वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, जो एल्गोरिदम, उस एल्गोरिदम को पकड़ता है और बोलता है इस प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन दे देगा, ये हमारा प्रॉब्लम के लिए ये एल्गोरिदम को चूज करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि मैपिंग प्रॉब्लम्स इनटू एल्गोरिदम, जो एल्गोरिदम ऑलरेडी एग्जिस्टेड एल्गोरिदम है उस यहाँ पे डिजाइनर ये चीज करता है। चलो आगे चलते हैं। तो एल्गोरिदम सब्जेक्ट को पढ़ना, इसका मतलब हमारे पास टोटल तीन क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि हाउ मेनी सच टेम्पलेट्स एल्गोरिदम आर प्रेजेंट, पहला ये। दूसरा, व्हाट आर दोज टेम्पलेट्स इन एल्गोरिदम, एंड थर्ड, वेयर टू यूज इस टेम्पलेट, कहां यूज करना है ये तीनों को, ये तीन चीज हमें पता रहना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर दोज टेम्पलेट्स इन एल्गोरिदम। तो ये पहला है डिवाइड एंड कॉन्कर डिजाइनिंग टेक्निक। ये एक डिजाइनिंग टेक्निक है जिसके थ्रू आप एल्गोरिदम को बनाते हो। तो पहला है डिवाइड एंड कॉन्कर, सेकेंड है ग्रीडी डिजाइन टेक्निक, थर्ड है डायनेमिक प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग टेक्निक, एंड फोर्थ है ब्रांच एंड बाउंड, एंड फिफ्थ है बैक ट्रैकिंग। तो ये टोटल 5 डिजाइनिंग टेक्निक है हमारा। ये टेक्निक को यूज करके हम अपना एल्गोरिदम को तैयार करते हैं। तो यही हमारा सिलेबस में ही है और हम लोग को यही डिजाइनिंग टेक्निक पढ़ना है, सारा डिजाइनिंग टेक्निक को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो डिजाइनिंग सेलेक्ट डिजाइन टेक्निक है, इनमें से ही ये जो 5 बताया, इनमें से ही कोई एक डिजाइन टेक्निक को डिजाइनर सेलेक्ट करता है और वो ये बोलता है प्रॉब्लम को देखते हुए, प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद वो डिसाइड करता है कि कौन सा डिजाइन टेक्निक को हम चूज करें कि हमारा प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन दे दे एफिशिएंट मैनर में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा कोई बैठा रहता है, डेवलपर, जिसे बहुत ज्यादा नॉलेज रहता है कंप्यूटर साइंस का, एल्गोरिदम का भी, कि उसके पास वो स्मार्ट रहता है कि वो अच्छे से समझ पाता है। प्रॉब्लम को समझने के बाद वो डिसाइड कर लेता है इजीली वे में कि कौन सा डिजाइन टेक्निक इन प्रॉब्लम को बहुत कम टाइम में सॉल्यूशन दे पाए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप है हमारा ड्रॉ फ्लो चार्ट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आप इन पांचों में से जो भी डिजाइनर, इन पांचों में से जो भी एक डिजाइन टेक्निक को सिलेक्ट किया ना, उस पार्टिकुलर डिजाइन टेक्निक के लिए आप एक फ्लो चार्ट बनाते हो। तो फ्लो चार्ट का मेन काम क्या है कि राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। आप डायग्राम के फॉर्म में आप उसी एल्गोरिथम को, जो डिजाइन टेक्निक को सिलेक्ट किए ना, उस डिजाइन टेक्निक को ही आप डायग्राम के फॉर्म में दिखाते हो। तो ये हुआ फ्लो चार्ट। वो जो एक आप देखे होंगे कि अगर आप कंडीशन ट्रू हुआ तो आप लेफ्ट जाओगे, अगर फॉल्स हुआ तो राइट जाओगे, फिर यहाँ पे ट्रू हुआ तो लेफ्ट जाओगे, फॉल्स हुआ तो राइट जाओगे। ये जो ऐसा जो डायग्राम होता है, फ्लो चार्ट जो होता है, ऐसा ही कुछ बनाता है। यहाँ पे जो डिजाइन टेक्निक को सिलेक्ट किया गया है उसी को मद्देनजर देखते हुए। अब नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, वो है टेस्टिंग। इसको टेस्टिंग बोलो, वेरिफिकेशन बोलो, या वैलिडेशन बोलो। तो ये जो टेस्टिंग है ना, ये लॉजिकल टेस्टिंग होता है, और ये लॉजिकल टेस्टिंग एल्गोरिथम के लिए होता है। जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए करते हैं, लॉजिकल टेस्टिंग हम एल्गोरिथम के लिए करते हैं। तो ये वेरिफिकेशन या वैलिडेशन ये एल्गोरिथम के लिए ही होता है, ये प्रोग्राम के लिए नहीं होता है। मतलब आप जो अपना लॉजिक यूज किए हो ना, उसको वैलिडेट करता है, वो सही करेक्ट है या नहीं है, उसको वेरीफाई करता है क्या ये करेक्ट लॉजिक आप सेलेक्ट किए या नहीं किए। तो यहाँ पे है, here we can verify for the input A output 1 is coming or not by seeing flow chart। तो ये वेरिफिकेशन कैसे करता है? ये जो थर्ड स्टेप था ना फ्लो चार्ट, इसका हेल्प लेता है, ये फ्लो चार्ट का हेल्प लेता है। और क्योंकि
क्लाइंट स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आप मेरे मेरे प्रॉब्लम के लिए ऐसा सॉल्यूशन बनाओ कि हमारा ये करेक्ट इनपुट आउटपुट मैच करे। करेक्ट इनपुट मतलब सी दे तो 3 आए, जेड दे तो 26 आए। तो ये फ्लो चार्ट में क्या करता है ना, फ्लो चार्ट को देखते हुए ये टेस्ट करता है कि इनपुट ए दिए तो फ्लो चार्ट में यस नो करते हुए फाइनली वो आउटपुट 1 दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट का ये हेल्प लेता है और उसके थ्रू वेरीफाई करता है कि हमारा इनपुट के लिए करेक्ट आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट है, बाय यूजिंग फ्लो चार्ट टेस्टर विल ट्राई टू सी फॉर एवरी इनपुट करेक्ट आउटपुट इज कमिंग और नॉट। हर इनपुट के लिए टेस्टर चेक करेगा कि हमारा करेक्ट आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी को हम वेरिफिकेशन या वैलिडेशन बोलते हैं। तो मानो कि 90% ऑफ इनपुट के लिए हमारा आउटपुट करेक्ट आया और 10% ऑफ इनपुट के लिए हमारा आउटपुट रॉन्ग आया। तो ये डिजाइनर पे डिपेंड करता है। अगर ये यहां इस पोजीशन में डिजाइनर अगर बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही अच्छा है, तो ये हमारा अच्छा केस है कि चलो 90% ऑफ इनपुट के लिए हमारा आउटपुट सही आ रहा है और 10% ऑफ इनपुट के लिए हमारा आउटपुट रॉन्ग आ रहा है। तो अगर ऐसा केस हुआ तो ये टेस्टर क्या करेगा, ये टेस्टर डिजाइनर को बोलेगा भाई आपने जो डिजाइन टेक्निक सेलेक्ट किया है ना उसके लिए ऐसा ऐसा रिजल्ट दे रहा है कि 90% ऑफ इनपुट के लिए ये करेक्ट आउटपुट दे रहा है बट 10% ऑफ इनपुट के लिए ये रॉन्ग आउटपुट दे रहा है। तो ये डिजाइनर क्या करेगा, यहाँ पे डिजाइनर वो जो सेलेक्ट किया डिजाइन टेक्निक उनमें से कुछ कोड को वो या तो डिलीट करेगा या कुछ एक्स्ट्रा कोड उसमें ऐड करेगा। वो थोड़ा बहुत डिलीट या ऐड कुछ अपडेट करेगा उनको और बोलेगा भैया चलो आप फिर से आओ, ये सेकंड से वो फिर से थर्ड पे जाएगा और ये नया अपडेटेड जो टेक्निक है ना डिजाइन टेक्निक उसके लिए फिर से ये फ्लो चार्ट बनेगा। ये फ्लो चार्ट बनेगा फिर से ये अपडेटेड डिजाइन टेक्निक के लिए फ्लो चार्ट बनेगा और फिर से टेस्टर जो है ये टेस्ट करेगा कि चलो अब देखते हैं कि अब इनपुट के लिए आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मानो अब फिर से 98% के लिए सही दे रहा है और 2% गलत दे रहा है। ये फिर से बोलेगा डिजाइनर भैया आप जो फिर से जो भी अपडेट किए हो वो तो ठीक है बट 98% के लिए सही दे रहा है, 2% अभी भी गलत दे रहा है। तो ये डिजाइनर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर से कुछ वो अपडेट करे, वो कुछ कोड को ऐड करे या कोड को कुछ डिलीट करे, कुछ भी कुछ करे वो। और ये साइकिल चलता रहेगा। ये साइकिल कब तक, ये टेस्टर से डिजाइनर वाला साइकिल। टेस्टर बोलेगा डिजाइनर को, डिजाइनर कुछ अपडेट करेगा, फिर वो जाएगा फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट से फिर से वो आएगा टेस्टिंग वाला फेज में। ये और मानो फिर से कुछ 0.2% के लिए भी अगर आउटपुट गलत दे रहा है फिर से डिजाइनर के पास जाएगा, वो फिर से कुछ अपडेट करेगा, फिर से नया फ्लो चार्ट बनेगा, फिर डिजाइनर जो फ्लो चार्ट के हेल्प से वो फाइनली ये साइकिल चलता रहेगा, चलते रहेगा। कब तक चलता रहेगा? अनटिल एंड अनलेस वी डोंट गेट 100% आउटपुट करेक्ट। हर इनपुट के लिए करेक्ट आउटपुट अगर मिल गया तब ये रुक जाएगा और ये तब बोलेगा हाँ भाई हम वैलिडेट कर दिए एल्गोरिथम को, हम वेरीफाई कर दिए आपके लॉजिक को, वो 100% करेक्ट है। तो ये फोर्थ स्टेप जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, जब फोर्थ से फिर से वो नहीं भेजता है, तो हम अब बोल सकते हैं कि हमारा अब एल्गोरिथम रेडी हो गया है, हमारा एल्गोरिथम अब रेडी है ये फोर्थ स्टेप के बाद। तो ये देखो नोट में हम लिखे हैं, once testing logical testing is done correctly and 100% output got matched, 100% हमारा आउटपुट मिल गया है, तो now we can say we got the exact algorithm for our problem। ठीक है, आगे क्या है कि once testing, that is logical testing, अभी logical testing का ही बात हो रहा है एल्गोरिथम का। once logical testing for algorithm is over, एक बार अगर ये हो गया, it means algorithm is ready, now write this algorithm for machine। देखो ये एल्गोरिथम किसके लिए था? ये हमारे लिए थे, ये हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए था, लेकिन कंप्यूटर्स के लिए, कंप्यूटर को समझाना है ना ये एल्गोरिथम, वो लॉजिक कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे जब मशीन को समझाने का बात आया ना, एक बार जब एल्गोरिथम यहाँ पे मेरा रेडी हो गया, अब मशीन को इंप्लीमेंट करना है, तभी मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक्चर में आता है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? जैसे सी हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा है, पाइथन है, जो भी जावा स्क्रिप्ट है, ये जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इसका काम यही है कि हम जो एल्गोरिथम जो डिजाइन किया डिजाइनर, और वो फाइनली टेस्ट होके वो वैलिडेट हो गया कि भाई 100% करेक्ट एल्गोरिथम है, तब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक्चर में आता है। क्योंकि ये लॉजिक, ये एल्गोरिथम हमें मशीन को इंप्लीमेंट करना है, कंप्यूटर को इंप्लीमेंट करना है हार्ड डिस्क में एज ए प्रोग्राम। तो
कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से हम वो लॉजिक को, उस एल्गोरिदम को मशीन में इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम हमारे लिए है, ह्यूमंस के लिए है। तो algorithm is for humans, therefore write or implement this algorithm using any programming language for computers। और ये जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो ये एक नेक्स्ट स्टेप, मेरा 5th स्टेप ये आ गया, इंप्लीमेंटेशन। इसे बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन, और इसी को हम कोडिंग बोलते हैं। ये जो किसी भी लैंग्वेज को पकड़ के एल्गोरिदम को हम इंप्लीमेंट किए ना, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को का यूज करके एल्गोरिदम को हम इंप्लीमेंट किया हार्ड डिस्क में, वही है हमारा कोडिंग पार्ट। अब ये वो हमारा कोडिंग पार्ट, और इसी के में कोडिंग पार्ट में ही एक और इसे हम बोल सकते हैं 5 डैश, इसी का है। इसे फिर से एक आया टेस्टिंग। देख, इससे पहले टेस्टिंग जो था ना वो लॉजिकल टेस्टिंग था, अब आ रहा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोग्रामर ही करेगा, जो भी प्रोग्रामर है वो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेगा, और उसके बाद टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करेगा, उस प्रोग्राम को। तो देखो, लॉजिकल टेस्टिंग जो था वो एल्गोरिदम के लिए था, वैलिडेशन वो एल्गोरिदम के लिए था, वेरिफिकेशन वो एल्गोरिदम के लिए था। लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये हमारा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम यूजिंग एनी सेलेक्टेड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करके आप एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट किए हैं, उसके लिए अब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कौन करता है? ये करता है प्रोग्रामर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ वी हैव रिटन द प्रोग्राम, मतलब नाउ वी हैव रिटन द प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से हम अपने एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट कर चुके हैं, यानी कोडिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो अब कोडिंग कर चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब हार्ड डिस्क में चला गया। नाउ वी हैव टू कंपाइल इट, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम को रन, जब देखो यहां देखो, ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा सीपीयू है, और ये हमारा मेन मेमोरी है, ये हमारा मेन मेमोरी है, और ये हमारा यहाँ हार्ड डिस्क है, ये मेरा हार्ड डिस्क है, ये मेरा हार्ड डिस्क है। तो कोड जो किया ना, हम लोग जो कोडिंग किए ना, इधर अभी कोडिंग किए, तो कोडिंग किए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके उस लॉजिक को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब हार्ड डिस्क में है, वो प्रोग्राम हार्ड डिस्क में है। अब क्योंकि उसको सीपीयू पे चलाना है, सीपीयू पे रन करना है उस प्रोग्राम को, तो रन करने से पहले हमें पहले कंपाइल करना पड़ेगा उस प्रोग्राम को, कि कोई कंपाइल करने में ये पता चलेगा कि उसमें कोई लेक्सिकल एरर तो नहीं है, कोई सिमेंटिक एरर तो नहीं है, कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है उस कोड में, ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए कोड। ये सारा चीज कंपाइलर डिसाइड करता है कि आप जब कंपाइलर डिजाइन पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा 6-7 फेज रहता है कंपाइलर का, ठीक है। लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, ऐसा टाइप का रहता है। तो सब में कुछ कुछ एरर आता है, तो कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। तो वो चेक करता है कि अगर कुछ भी एरर आया तो उससे रेक्टिफाई करो, फिर से कंपाइल करो, और उसके बाद फिर से कुछ भी एरर आया कंपाइलर का तो फिर से रेक्टिफाई करो और फिर से कंपाइल करो। और ये कब तक करते रहो, जब तक 100% करेक्ट नहीं, मतलब कोई भी कंपाइलर एरर नहीं आना चाहिए रनिंग से पहले, रन करने से पहले। तो वही लिखे यहाँ पे, नाउ वी हैव रिटन द प्रोग्राम, वी हैव कंपाइल्ड इट, लेट्स से सम एरर केम। तो अब क्या करना है, रेक्टिफाई करो उस एरर को और अगेन कंपाइल करो आप। अगेन आप कंपाइल करो, और फिर अगेन कुछ एरर आया तो अगेन फिर से रेक्टिफाई करो, फिर से कंपाइल करो, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो एरर, देयर इज नो एनी कंपाइलर एरर, ओके। ऐसा अगर ये हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई भी कंपाइल एरर नहीं आ रहा है, नाउ आवर प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड रेडी टू रन। अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, अब वो रन करने के लिए रेडी है। तो हमारा 6 स्टेप्स था, स्टेप्स टू डिजाइन एल्गोरिथम। पहला था प्रॉब्लम डेफिनेशन, तो ये डिस्कस हो गया। तो एक बार प्रॉब्लम डेफिनेशन अगर हो गया तो हमारा 50% एल्गोरिथम तैयार हो गया, ठीक है। डिजाइन टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट था, ये डिजाइन टेक्निक। डिजाइन टेक्निक अगर मेरा क्लियर हो गया, इसका मतलब ये हुआ हमारा 40% एल्गोरिथम रेडी हो गया। थर्ड था ड्रॉ फ्लो चार्ट, तो ये फ्लो चार्ट अगर ये कंप्लीट हो गया फ्लो चार्ट वाला, तो हमारा 5% एल्गोरिथम रेडी हो गया। नेक्स्ट है टेस्टिंग करो या वेरिफिकेशन करो, ठीक है। ये लॉजिकल टेस्टिंग है, एल्गोरिथम का टेस्टिंग हो रहा है, ये प्रोग्राम का टेस्टिंग नहीं हो रहा है। तो ये वाला अगर हो गया तो रेस्ट 5% मेरा एल्गोरिथम रेडी हो गया। देखो 50 + 40 90 + 5 95 + 5 100%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्थ स्टेप है ना, ये जो फोर्थ स्टेप है हमारा, यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम रेडी हो गया
100%। हमारा एल्गोरिदम हमारा जो प्रॉब्लम था उसके लिए हमारा एल्गोरिदम 4th स्टेप तक रेडी हो गया। अब क्या है, 5th स्टेप में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके इंप्लीमेंट कर दो, और 6th है हमारा एनालाइज करो एल्गोरिदम को कि अगर किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, हाँ, किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो अब कौन सा सॉल्यूशन तुम चूज करोगे। तो यहाँ पे डिसीजन प्रॉब्लम आ गया, राइट। अगर डिसीजन प्रॉब्लम आया तो आप एनालाइज करोगे कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा सही है। तो सिमिलर केस है कि एक प्रॉब्लम के लिए अगर एक से ज्यादा एल्गोरिदम है हमारे पास, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एल्गोरिदम को हम चूज करें, क्योंकि यह डिसीजन प्रॉब्लम हो गया ना, कि एक प्रॉब्लम है और 3-4 एल्गोरिदम है इसके लिए, अब सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन कौन सा एल्गोरिदम को हम चूज करें जो एफिशिएंट हो हमारे लिए। तो इसके लिए हमें हर एल्गोरिदम को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए एनालाइज करते हैं एल्गोरिदम को। तो उसमें जो मैट्रिक को हम चूज करते हैं वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो इसके बारे में एक बताएंगे बाद में। अभी क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट का नाम है डा, DA, या बहुत जगह होता है ADA, और बहुत जगह एक और होता है AAD। हाँ, अभी तो DSA करके है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, वो भी बता देंगे कैसे होता क्या है। तो अभी डा का बात करते हैं। तो ये पहला डा मतलब डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये जो सेकेंड पार्ट है ना, डिजाइनिंग टेक्निक, इसमें क्या क्या था, वो 6 चीज था ना, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी टेक्निक्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ब्रांच एंड बाउंड, बैक ट्रैकिंग, ये सारा था डिजाइनिंग टेक्निक में, ठीक है। तो ये डिजाइनिंग टेक्निक और लास्ट वाला एनालाइज द एल्गोरिथम, हाँ, बस यही 2 पार्ट हमारे सिलेबस में है, यही 2 पार्ट हमें पढ़ना है। ये प्योर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ही ये दोनों काम कर सकते हैं। बाकी इधर नॉन कंप्यूटर साइंस वाला भी कर सकता है। ये प्रॉब्लम यहाँ एमबीए वाला पीपल लोग रहते हैं, एमबीए जो किए रहते हैं वो प्रॉब्लम डेफिनेशन में काम ज्यादा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट से आपको इंटरेक्ट करना है, तो क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के लिए जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है उसको वो हायर करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाला भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, बट नॉन कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं काम। फ्लो चार्ट में कंप्यूटर साइंस वाला भी कर सकते हैं, नॉन कंप्यूटर साइंस वाला भी कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए जो टेस्टर रहता है वो मैकेनिकल वाला भी रहता है, सिविल वाला भी रहता है, वो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता है। तो काम क्या मिलता है उसको? डेवलपर का काम नहीं मिलता, वो टेस्टर का काम मिलता है उसको। तो ये कंप्यूटर साइंस वाला भी काम कर सकता है, नॉन कंप्यूटर साइंस वाला भी काम कर सकता है। बात करें कोडिंग का, कोडिंग सिविल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, वो भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख जाए तो वो कोडर बन सकता है, और कंप्यूटर साइंस वाला तो कर ही सकता है बाय डिफॉल्ट। बट एनालाइज द प्रोग्राम और डिजाइन द प्रोग्राम, ये डिजाइन टेक्निक, ये दोनों के लिए स्पेशली कंप्यूटर साइंस वाला ही चलेगा, ठीक है। और यही 2 हमें पढ़ना है ये सब्जेक्ट में, इसलिए ये सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। क्यों? सेकंड डिजाइनिंग टेक्निक, लास्ट एनालाइज द एल्गोरिथम, इसी से नाम पड़ा हमारा सब्जेक्ट का, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, या एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, या एनालिसिस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम टेक्निक, जो भी, ठीक है। तो ये डा है। अब बात करते हैं डीएसए का, कि साथ साथ कहीं कहीं डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम दोनों पढ़ाया जाता है। तो डीएसए का डाटा स्ट्रक्चर का क्या काम है, एक हम शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं आपको, कि जैसे कि आप गेहूं पिसाने के लिए जाते हो, गेहूं को पिसा के आप आटा बनाते हो, राइट। तो गेहूं पीसने वाला एक मशीन रहता है, और यहाँ पे इनपुट आप गेहूं डालते हो यहाँ पे, और इधर से आउटपुट आता है हमारा आटा, राइट। तो ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है, आटा। तो ये इनपुट वो गेहूं जो डालते हैं ना, किसी कंटेनर में डालते हैं, और आउटपुट जब वो आटा निकलता है उसके लिए भी कुछ कंटेनर चाहिए हमें, यहाँ भी कंटेनर चाहिए और आउटपुट के लिए भी हमारा कंटेनर चाहिए। तो ये कंटेनर कुछ नहीं है, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। ये जो कंटेनर है ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। और ये जो मशीन है जो गेहूं पीसता है वो कुछ नहीं, वो एल्गोरिथम है। ऐसा समझो कि डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है एल्गोरिथम में इनपुट डालने के लिए, या एल्गोरिथम जब आउटपुट डालता है उसे स्टोर करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो ये गेहूं वाला जो एग्जांपल दिया आपको हम, तो वो मशीन जो है वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है और गेहूं को वो आटा में कन्वर्ट कर देता है कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। तो एल्गोरिथम भी यही करता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है और आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे देता है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वो कंटेनर जैसा काम कर रहा है इनपुट डालने के लिए एल्गोरिथम में, या एल्गोरिथम जो आउटपुट डाल रहा है
उसे स्टोर करने के लिए जो कंटेनर यूज करते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या क्या यूज करते हैं हम, हैशिंग करते हैं, अरे करते हैं, स्टैक करते हैं, क्यू करते हैं, लिंक्ड लिस्ट करते हैं, ग्राफ करते हैं, ट्री करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री करते हैं, बी ट्री करते हैं, बी प्लस ट्री करते हैं, ब्लैक ट्री करते हैं, रेड ट्री करते हैं, बहुत सारा डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो भी आपके सिलेबस में होगा मैं वो सारा डाटा स्ट्रक्चर को अच्छे से आपको जब डाटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से हम उसमें बताएंगे। तो अभी बस ये हम ओवरव्यू दे दिए कि डार्क क्या था। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम था, और अभी तक हमारा कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब हमें जो पढ़ना है ये 2 चैप्टर है, डिजाइनिंग टेक्निक और एनालाइज एल्गोरिथम। तो हमारे पास 2 चीज ही पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जितना भी सिलेबस है उन सिलेबस को हम अच्छे से डीप में जाके डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग चाहो तो उसे अच्छे से देखोगे तो आपको क्लियर होगा क्या पढ़ाई करना है। और अगर नहीं भी, अगर लंबा वीडियो लगेगा वो, तो आप स्किप कर सकते हो, 3rd वीडियो पे आप आ सकते हो, एनालाइज द एल्गोरिथम। तो ये हम स्टार्ट करेंगे पहले एनालिसिस से, बाद में जाएंगे हम डिजाइनिंग टेक्निक पे। तो हमारा पहला चैप्टर ये है एनालाइज द एल्गोरिथम, सेकंड चैप्टर होने वाला है डिजाइनिंग टेक्निक, और ये सबसे बड़ा टेक्निक है, सबसे बड़ा चैप्टर है डिजाइनिंग टेक्निक। और एनालाइज द एल्गोरिथम में कुछ नहीं होगा, हमारा बेसिक पे काम करेंगे हम कि व्हाट विल बी द प्री रिक्विजिट फॉर आवर एल्गोरिथम सब्जेक्ट। तो हमें क्या क्या वीपन का जरूरत है इस वॉर को जीतने के लिए। तो ये जितना भी छोटा छोटा वीपन का जरूरत होगा हम इधर काम करने वाले हैं इस पे। थैंक यू। अब देखते हैं एल्गोरिथम और प्रोग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम, एवरी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम, बट एवरी प्रोग्राम नीड नॉट टू बी एन एल्गोरिथम। एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल पहले डिस्कस हुआ है प्रॉपर्टी के टाइम, फिर से देखते हैं। वाइल ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है तो ये हाई प्रिंट करेगा। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, इस एल्गोरिथम में एक ही स्टेटमेंट है, और जब तक ये ट्रू है कंडीशन, ये हाई को प्रिंट करता रहेगा। तो अब ये इन्फानाइट टाइम के लिए चल रहा है, ये इन्फानाइट टाइम के लिए चल रही है ये वाला चीज़। ठीक है, तो इन्फानाइट टाइम के लिए चल रहा है, तो फिर क्या, ये तो एल्गोरिथम हुआ नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी को ये नहीं फॉलो कर रहा है ना ये प्रोग्राम। एल्गोरिथम का प्रॉपर्टी क्या था कि फाइनाइट टाइम में वो टर्मिनेट करे। ये इन्फानाइट टाइम के लिए लूप पे चल रही है, लूप है यहाँ पे, तो ये एल्गोरिथम हुआ नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम है। तो हम बोल सकते हैं कि एल्गोरिथम इज अ सबसेट ऑफ प्रोग्राम, और अगर मैथमेटिकल वे में बोले तो एवरी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम, बट एवरी प्रोग्राम नीड नॉट टू बी एन एल्गोरिथम। जो भी पार्ट यहाँ पे है ये एल्गोरिथम तो है नहीं, लेकिन प्रोग्राम तो है। लेकिन अगर जो भी पार्ट यहाँ एल्गोरिथम में आ रहा है, यहाँ पे एल्गोरिथम आ रहा है, तो वो प्रोग्राम के अंदर भी आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं एवरी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम, बट सारा प्रोग्राम एल्गोरिथम हो ऐसा नहीं है। क्यों, ये देखो, ये प्रोग्राम है, ये इन्फानाइट टाइम ले रहा है, प्रोग्राम तो है लेकिन एल्गोरिथम नहीं है। ठीक है, तो ये इम्प्लीकेशन के टर्म में बोले, एल्गोरिथम इम्प्लाइज प्रोग्राम। एक चीज़ और, प्रोग्राम में स्टॉप, मे नॉट स्टॉप। यहाँ पे देखो ये स्टॉप नहीं कर रहा है हो सकता है स्टॉप भी करे प्रोग्राम। तो जो भी स्टॉप करेगा फाइनाइट टाइम में वो एल्गोरिथम भी होगा। तो बोल सकते हैं प्रोग्राम मे स्टॉप, मे नॉट स्टॉप, बट एल्गोरिथम शुड स्टॉप इन फाइनाइट टाइम। और एल्गोरिथम है क्या, एल्गोरिथम है लॉजिक, तो ये हमारे लिए फॉर ह्यूमंस, और प्रोग्राम दिस इज फॉर कंप्यूटर और मशीन। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप्स टू डिज़ाइन एल्गोरिथम। क्या क्या स्टेप को फॉलो करना चाहिए एक वैलिड एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए, इस पर बात करते हैं।